इस तरह के आउटलेट हैं, क्या ना 10,000 आउटलेट जहाँ पे कि आप सबवे का जा करके जो उनके बर्गर और जो सैंडविचेस हैं वो खा सकते हैं, सबवे खा सकते हैं। 10,000। और कई बार हम जीवन में यही सोचते थे हमारी एक दुकान है, वही ठीक से चल जाए उतना ही बहुत है। हम दूसरा, मैं बहुत, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है लोगों से पूछना कि सर आपकी इतनी बढ़िया चाउमीन आप बनाते हैं, आप और जगह क्यों नहीं बेचते हैं? कहते हैं बेटा हमारा जो है, या सर जो है, इतना ही हो जाए तो वही बहुत है। तो ये क्या मतलब है इसका? दैट मीन्स कि द पर्सन इज नॉट प्रिपेयर्ड टू ग्रो, ही इज नॉट रेडी टू ग्रो। वो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो आपको ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए आपको मल्टीपल उसमें जाना पड़ेगा, मल्टीपल आउटलेट्स में जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए कैसे मैं ग्रो करूं। उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है फ्रेंचाइजिंग। तो क्या हुआ, कंपनी ने जब सोचा कि हम ग्रो कैसे करें, अब अगर अपने ही पैसे में ग्रो करते हैं, क्योंकि ग्रो करने का मतलब रिटेल में जाना, रिटेल में जाना मतलब एक दुकान और लेना, शोरूम और लेना, फिर दूसरा शोरूम लेना। सिर्फ शोरूम से बात नहीं बनती है, उसमें आपके पास में लोग भी भर्ती करने पड़ेंगे, आपको मैन पावर डालनी पड़ेगी, आपको जो है सारे के सारे सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वो अपने आप में बहुत झंझट है। एक मकान बनाने ही कितना बड़ा झंझट है ना। लोग खड़े होकर कहते हैं कि आप फ्लैट लेना आसान है, लेकिन अपना घर अगर आप लोगों ने बनाया होगा कभी, तो आपको पता है कि उसमें कितने झंझट है। आपको साथ में लग करके खड़े होकर तब जाके वो घर बनाने की सेटिस्फेक्शन तो बहुत है, लेकिन अगर आपको बोले चलिए दूसरा बनाते हैं, आप कहेंगे अरे भाई मैं तो एक से ही जो है थक गया, अब इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तो सोचिए जब 10,000 बनाने हो तो आप अकेले नहीं कर सकते। तो लेकिन ग्रो करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी हम हार के बैठ जाएं। हम जो है, जब तक ये सोच थी इस तरह से कि भाई हमें खुद करना है, तो ऐसे ही होता था, एक दो, ज्यादा से ज्यादा तीन चार हो गए एक तरीके से, यही जीवन की एक उपलब्धि होती थी। लेकिन धीरे धीरे किसी ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि अगर मेरे स्टोर को लगाने के लिए या मेरा दूसरा स्टोर खोलने के लिए पैसा कोई और दे दे, और मैं खाली उसको जानकारी दे दूं। जैसे कि अगर आपने घर बना दिया, आपने अपना घर बना दिया, आपको सब समझ में आ गया, कहाँ से रेत आती है, कहाँ से बजरी आती है, कहाँ से वुड वर्क होता है, कहाँ से मार्बल आते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग कहाँ से होती है, लेंटर कैसे डालते हैं, लेबर से कैसे डील करते हैं। समझ गया आप उस बात को? आपके पास में एक आईपी क्रिएट हो गई, मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपके पास में है कि कैसे होता है। अब आपसे कोई कहे कि दोबारा बना दीजिए, तो आपको झंझट लगेगा, क्योंकि दोबारा पैसा, दोबारा एनर्जी, सब कुछ वो आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको, सर आप अगर मुझे समझा दें कि कैसे घर बनाते हैं, मैं बनाना चाहता हूँ अपना घर, मैं बिल्कुल न्यू हूँ इसमें, मेरे को कुछ नहीं पता है, तो मेरे से गलतियां होंगी और मेरे पैसे भी ज्यादा लगेंगे, तो कृपया करके आप अगर मुझे बता दें कैसे करते हैं, और मुझे आप लोगों से जुड़वा दें, मिलवा दें कि कहाँ से रेत बेस्ट आएगी, कहाँ से बजरी बेस्ट आएगी, इलेक्ट्रिक फिटिंग कहाँ से बेस्ट आएगी, फर्नीचर कहाँ से आएगा, तो मैं आपको आपकी फीस के तौर पर 50,000 रुपये दे देता हूँ, या 1 लाख रुपए आपको देना चाहूंगा। घर अगर 1 करोड़ रुपए का बना रहे हैं आप, तो 1 लाख किसी को फीस देना, जिससे कि आपकी चीजें ठीक हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ऐसा मैं आपको ऑफर दूं तो आप एक्सेप्ट करेंगे? जरा बताइए मुझे चैट बॉक्स पे, अगर आप हैं तो। अगर मैं आपको सिर्फ कहूं कि आप मुझे ज्ञान देने के लिए आप 1 लाख रुपए लीजिए और मुझे ज्ञान दे दीजिए, मैं कर लूंगा अपने आप से। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो आपके लिए आसान है ना? और अगर मैं कहूं आपको कि भाई मैं आपको जो है 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मैं जो है आपकी जैसे दुकान है, आपका दुकान का नाम बहुत है भाई, रत्ती राम एंड सन्स हो गया मान के चलिए, या एबीसी ज्वेलर्स आपका बड़ा चलता है, मैं, मेरे को अपनी दुकान का नाम बेच दीजिए और मैं जो है आपको 5 लाख देने को तैयार हूँ। आपके लिए तो ये और कमाल की बात होगी। लेकिन हो सकता है आपका नाम मेरे साथ जुड़ गया है, तो कुछ चीज़ों की चिंता आपको होगी कि भाई जैसे मैंने अपना नाम बनाया है, जो क्वालिटी मैंने क्रिएट की है, जिस तरह से मैं अपने कस्टमर्स का ध्यान रखता हूँ, वो सब होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या नाम दे देंगे ऐसे ही 5 लाख रुपए में? आप 10 लाख में भी देंगे शायद। लेकिन हाँ, आप कहेंगे कि भाई मेरी ये फीस तो ठीक है, 10 लाख तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैं कहूँ आपको वैसे ही करना है। जैसे मैं दुकान में अपने जो है क्वालिटी का सामान बेचता हूँ, आपको वैसे ही बेचना पड़ेगा। जो मैं तरीके अपनाता हूँ वही आपको करने पड़ेंगे। जिस तरह से मैं अपने कस्टमर्स का ध्यान रखता हूँ, आपको रखना पड़ेगा। ये मेरी शर्तें हैं। इन शर्तों के साथ अगर आप चाहते हो कि आपकी दुकान खुल जाए, आप मेरा नाम लेना चाहते हो, ले लीजिए। और अगर माना आपने गड़बड़ी की, आपके कस्टमर्स जो है आपने ध्यान नहीं रखा, तो मैं वो नाम वापस भी ले लूंगा आपसे। और ये नाम जो हमेशा के लिए नहीं है, मैं आपसे 10 लाख रुपए ले रहा हूँ, चलिए 10 साल तक आप मेरा नाम यूज कीजिए। अब ये इससे करने से क्या होगा, अगर माना मुझे वाकई में अच्छे लोग मिल गए, तो क्या होगा, मेरे एक जगह प्रेजेंस हो जाएगी, दूसरे शहर में भी मेरी प्रेजेंस हो जाएगी, तीसरे शहर में भी हो जाए, हो सकता है इंटरनेशनल हो जाए, तो बहुत जल्दी मैं दुनिया पे छा जाऊंगा। तो इसमें मेरा क्या एफर्ट लगा? मेरा एफर्ट दिमागी तौर पे लगा, मेरा एफर्ट सिस्टम्स बनाने में लगा, मेरा एफर्ट उस आईपी को क्रिएट करने में लगा, मेरा एफर्ट वो मैनुअल्स क्रिएट में लगा, मेरा एफर्ट लगा उनको चेक करने में कि वो वही क्वालिटी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, और फिर मैंने अपना नाम दिया। तो ये बढ़िया तरीका हो गया। उनको क्या फायदा हो गया कि बनी बनाई चीज मिल गई, नाम पहले ही तैयार है। तो बिजनेस में सबसे मुश्किल तो यही होता है, आपका नाम होगा तभी तो आप आएंगे। मान के चलिए आप डॉक्टर हैं नए, और आपकी फैमिली में कोई, जैसे मैं अभी रिसेंटली अपने एक मित्र से बात कर था, वो बहुत बड़े सर्जन हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने ऐसी, मेरे को अच्छा लगता है लोगों से पूछना कि किस तरह से उनका अपना हॉस्पिटल है आज की डेट में। तो मैंने कहा, आपने कहा कैसे शुरू किया, क्या किया? मुझे बहुत क्यूरोसिटी होती है, लोग बिजनेस करते हैं जब।
तो उन्होंने कहा देखिए जब मैं शुरू हुआ तो मैं इकलौता डॉक्टर था अपने घर में, पहला डॉक्टर था। तो दैट मीन्स कि पहले मरीज से शुरू करना पड़ा उनको, समझ के चलिए। या तो होता है कि अगर पिताजी डॉक्टर हैं या माताजी डॉक्टर हैं या घर में और लोग कोई डॉक्टर हैं तो आपकी गुडविल पहले ही बनी हुई है, और आप जो है डॉक्टरी शुरू कर दी। आपने डॉक्टरी शुरू करी तो क्या होगा, एकदम से जो है आपके पास तो ऑलरेडी मरीज है, आप आपकी प्रैक्टिस से पहले दिन से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले हैं फैमिली में तो बात ये नहीं है कि आप जो है आपके पास पहले दिन मरीज आ जाएंगे, नहीं आएंगे। बहुत टाइम तो आप पर विश्वास करने में लगेगा, लोगों को आएंगे भी तो छोटी चीजों के लिए आएंगे, कोई बड़े डिसीजन नहीं आपके साथ में नहीं लेंगे। तो आपको अपनी प्रैक्टिस जमाने में 5-6 साल लग जाएंगे। तो यही उन्होंने एग्जैक्टली में बताया कि 5 साल तो मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं बड़ी मुश्किल से बस अपने खर्चे के निकालने में, वही बहुत बड़ा दिन था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जो है अपने पिताजी से सपोर्ट था, जैसे कि उनकी पेंशन थी या अपनी जो है और फैमिली मेंबर्स का फाइनेंशियल सपोर्ट था, मॉरल सपोर्ट था। तो मैं 5 साल तक टिका रहा। और कई बार ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूं, मैं कहीं नौकरी कर दूं, लेकिन वो टिके रहे। फाइनली धीरे धीरे मरीज आने शुरू हुए, आज उनका हॉस्पिटल अपना, ठीक है। लेकिन अब अगर वो दूसरा हॉस्पिटल खोलना चाहें, सोच के चलिए, तो क्या होगा उनके लिए। उतना मुश्किल नहीं होगा लेकिन आसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपना नाम दे दें, सिर्फ सोचिए अगर उनका बच्चा आज की डेट में शुरू करता है तो उसके पास तो हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इस फॉर्मेट को बिजनेस के, जिसमें हम अपना नाम देते हैं, अपने काम करने का तरीका देते हैं, कुछ शर्तों के साथ काम देते हैं, अपनी क्वालिटी अपनी सब चीजें बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद में हम बिजनेस करने के तरीके को बेचते हैं। इसको समझिए प्लीज। एक तो होता है आप बर्गर बेच रहे हैं तो आप मैकडोनल्ड्स हैं, लेकिन जब आप एक किताब बेचते हैं जिसमें तरीका है कि बर्गर कैसे बेचे जाएं, वो जब बेचते हैं, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं फ्रेंचाइज। और उस किताब में लिखा है कि हाँ भाई क्या चीज कैसे होगी, किस तरह से होगी। और सिर्फ किताब ही नहीं है कि आप किताब पढ़ लेंगे, आपको सपोर्ट मिलता है, आपको गाइडेंस मिलती है। तो मतलब कुल मिला के आपको जो रिस्क होते हैं बहुत सारे कि मैं क्या करूं, लोगों के यही होता है मेरा क्या आइडिया हो, मेरे पास में आइडिया कैसे आए, मेरा प्रोडक्ट्स बढ़िया कैसा हो, मैं उसकी प्राइसिंग क्या रखूं, मैं कस्टमर कैसे बनाऊं, मैं ट्रैफिक कैसे लाऊं, ये सब झंझट खत्म हो जाते हैं आपके एक ही झटके में। तो ये भी एक लाइन है बिजनेस की, आगे हम समझते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी। लेकिन आपको एक स्टोरी से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि फ्रेंचाइज क्या चीज़ है। ये एक बिजनेस करने का तरीका है जिसमें हम नो हाउ के साथ में स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर है कि आप अपने बॉस सो कॉल्ड नहीं हो सकते हैं, आपको किसी गाइडलाइंस का जो है आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अगर आप फॉलो करने में अच्छे हैं, आपको सामने अगर कोई चीज़ कह दी जाए, आप जो है जैसे आपको कमांड मिल जाए कि ये करना है, आप अच्छे से कर देते हैं उसको, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए हो सकता है कि फायदेमंद हो। आगे समझते हैं इसको। तो ये एक अरेंजमेंट है जहां पर कि मैन्युफैक्चरर या सोल डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपने राइट्स देते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए या सेल करने के लिए, और उसके बदले में उसको रॉयल्टीज दी जाती हैं। और एक प्रॉमिस करना पड़ता है कि स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन हो। देखिए स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एक जगह पे होता है वैसे ही दूसरी जगह पे भी, दूसरे आउटलेट में भी हो। जैसे मैकडॉनल्ड्स एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है, आपने बहुत बार सुना होगा। आप किसी भी मैकडॉनल्ड के स्टोर में जाते हैं तो आपको आपको पहले ही पता होता है, मतलब इतनी हमारे मन में रच बस गया है कि आपको हमको मालूम है कि वो एम लिखा है तो दिन में वो कोई ऐसा कोई क्यास नहीं है कि अरे वहां पता नहीं कैसा होगा। जैसे मान के चलिए आपने किसी ढाबे पे खाना खा लिया, आपको अच्छा लगा, आप थोड़े टाइम बाद कभी और कहीं यात्रा पे गए, आपने फिर ढाबे पे गए, तो आपके दिमाग में था कि ऐसा ढाबा होता है, ऐसा खाना होता है, लेकिन हो सकता है वैसा खाना ना मिले। फिर आपको लगा यार वो वाला ढाबा तो बहुत बढ़िया था, वहां ऐसी दाल थी, और यहाँ तो अच्छी नहीं बनी, ये नहीं हुआ। फिर आपका मन हो जाएगा, फिर कभी तीसरे के अचानक फिर अच्छा मिल गया। तब आपके मन में डाउट आ जाएगा कि यार ढाबे पर रुके ना रुके, पता नहीं क्या चक्कर है, कभी तो अच्छा होता है कभी नहीं होता। लेकिन आप मैकडॉनल्ड में जब जाते हैं तो आपको कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ग्रांटेड पे ले लेता है। तभी देखते ही हमको शांति पड़ जाती है रास्ते में कि हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है यहाँ पे। हमें पता है कि हम क्या पैसा दे रहे हैं, हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ तक कि पता है कि बर्गर का टेस्ट कैसा होगा, आपको यहाँ तक पता है वो सर्व कैसे होगा, किस प्लेट में होगा, आपको पता है कि नैपकिन में भी एम लिखा होगा। तो आपके दिमाग को कोई भी परेशानी, कोई भी झंझट नहीं होता है नई चीज को एक्सेप्ट करने में। आपको मालूम है यही मिलेगा और वही मिलता है। इनफैक्ट यहाँ तक भी मालूम होता है कि वॉशरूम भी जाएंगे तो भी साफ होंगे, किस तरह के होंगे, कैसे बिलिंग होगी, कैसे हम लेकर के आएंगे, सब कुछ क्लियर है। तो दिमाग में कोई टेंशन। और यहाँ तक कि किसी विदेश में भी आज जाएं, अगर मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक बार कहीं विदेश में था तो बड़े तरीके के रेस्टोरेंट थे। एक तो मेरे को उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, भाषा बड़ी कठिन थी। फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेन्यू में लिखा क्या है, ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वेज है नॉन वेज है। और चलिए ये करने के बाद फिर इतना महंगा खाना खरीद भी लिया तो मुझे मालूम नहीं था इसका स्वाद कैसा होगा, क्योंकि कभी वो खाया नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं कि ये फीका होगा या मीठा होगा या ये क्या होगा। तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। अचानक यही सब सोचते सोचते मेरे को मैकडॉनल्ड्स नजर आ गया।
और जैसी नजर आया मैं इतना खुश हो गया, जैसे मेरे माथे से सारी परेशानी हट गई। अब मुझे मालूम है कि मुझे भूख लगी है तो मैं सिंपल जाता हूँ वहां पे, पैसे दूंगा और बर्गर खा लूंगा या मैं कुछ भी खा लूंगा, वही मेन्यू होता है, वही सब कुछ। तो मुझे इतना रिलीफ मिला कि एक प्रदेश में भी जहाँ पे लोग मुझे नहीं जानते, जहाँ मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, वहां पर भी मैंने बड़े मजे से जो ये जो रिलीफ मिलता है ब्रेन को, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर। मतलब कि हर जगह स्टैंडर्ड। आप सोच के चलिए, अगर माना वो मैकडॉनल्ड वाला कहता नहीं मैं तो अपने तरह से चलाऊंगा मैकडॉनल्ड, दिल्ली वाला कहे मैं अपने तरह से चलाऊंगा, पानीपत वाला अपने तरह से चलाऊंगा, तो क्या होगा? फिर वो स्टैंडर्डाइजेशन हट जाएगा। यही सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है फ्रेंचाइजिंग का, कि आपको मालूम है एग्जैक्टली क्या चलेगा। तो जो आपकी कस्टमर होते हैं, कस्टमर बेस, वो जहां भी मूव करेगा दुनिया में आपको देखेगा तो आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर सोचिए कि आप कहें कि ये तो हर हर दिन अलग है, तो आपको कितना मुश्किल लगेगा। अगर आप सोच के चलिए, आप अपनी फैमिली में अपने घर में रोज अपने जॉब के बाद जाते हैं, हर दिन ही वहां पे कुछ अरेंजमेंट चेंज हो, आज सोफे यहाँ लगे थे चेंज कर दिया, बेडरूम कहीं हो गया, कुछ हो गया, तो आपको हर दिन परेशानी होगी। घर जाके क्यों सुकून आता है हमारे को? क्योंकि हमें पता है कि हर चीज वैसी होगी, हमें कोई दिमाग लगाना, हम सीधा जाएंगे अपने बेड में रेस्ट करेंगे जाके, हमें पता है किचन का है, हमें पता है क्या खाना है। ये जो पता होना, जिसमें कि डिसीजन न करनी पड़े ज्यादा, डिसीजन का फटीक जो होता है, जो थकान है डिसीजन लेने की। आप किसी मॉल में जाइए, आप देखते हैं आज की डेट में इतनी सारी चीजें होती हैं, दिमाग थक जाता है मॉल में जाके कई बार कि हमें लेना है क्या है। तो सिंपल सा होता है, छोटी दुकान में गए, चार चीजें नहीं, आप आगे घर आ गए। मॉल में डिसीजन फटीक बहुत हो जाता है। और शायद यही रीजन था कि स्टीव जॉब्स एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। उनको पता था कि मैं अलमारी खोल के सुबह, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं देखूं आज ये पहनूं कि ये पहनूं ये पहनूं। उनका यार ये सब हटाओ, इससे मेरा दिमाग थक रहा है, एनर्जी उतनी है क्रिएटिव, अगर मैं ये सब मैं गंवा दूंगा तो मैं काम कब करूंगा। तो उन्होंने एक ही तरह के अपने कपड़े लेके आए, 6 जीन्स और 6 टी शर्ट। सुबह उठ के कोई डिसीजन का फटीक ही नहीं है, कोई थकान ही नहीं है, अलमारी खोली, हैंगर निकाला, पैंट शर्ट पहनी और 5 मिनट में गायब। और यहाँ 25 मिनट तक लोग अलमारी देखते हैं तो हम करेंगे क्या? ये स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन के का फायदा है, एक पीस है, आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ये दिमाग जो लगाया देखिए अमेरिकन ने ये फ्रेंचाइज का जो तरीका है, इसलिए इतना कमाल है, क्योंकि हमें अब थकना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना, पब्लिक को पता है सिंपल आके खरीदेगी। तो ये फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्डाइजेशन इसका एक रीढ़ की हड्डी है। जो फ्रेंचाइज ऑफर करता है उसे फ्रेंचाइजर बोलते हैं, जो लेता है उसे फ्रेंचाइजी बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बेटर चांस होता है इसमें सक्सीड होने का, बतौर कि आप नया बिजनेस शुरू करें, क्योंकि नया बिजनेस आप जो शुरू करेंगे तो आपकी सारी गलतियां हो सकती हैं। आप कोई नई चीज उसमें समझेंगे, आपको जो है आइडिया लगाना है, आपको मार्केट रिसर्च करनी है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब आपको फ्रेंचाइजर, अच्छा फ्रेंचाइजर आपको हेल्प करता है इस सब चीज़ों में। इस तरह की आप देखिए अपॉर्चुनिटीज, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, टैको बेल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता है कि इसमें क्या मिलेगा। इसमें कोई नई चीज़ है ही नहीं, आपको पता है पिज्जा हट में, बर्गर किंग में क्या मिलता है, कुमोन में क्या मिलता है, वगैरह वगैरह। कुछ कुछ बाहर की भी फ्रेंचाइज होती हैं, हो सकता है इंडिया में नहीं आए। ये कुछ इंडिया के फ्रेंचाइज, जैसे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट चॉइस जैसी हमको पता है सेकंड हैंड कार मिलती है। हमारे दिमाग में पता है कि हम सड़क से अगर किसी से कार लेते हैं, किसी मैकेनिक से, हो गया भाई साहब बहुत बड़ी कार आई है, तो आपके दिमाग में एक टेंशन रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, किससे कंप्लेंट करूंगा। लेकिन महिंद्रा का जैसे ही नाम आ जाता है, तो आपके दिमाग से डर और थकान दूर हो जाती है। आप कहते हैं मुझे कोई बात दिक्कत नहीं, कोई भी कल को पता है कंपनी है अच्छी है, उसका अपना, उसको अपनी नाम की चिंता है, तो वो आपके लिए अच्छे से काम करते हैं, आपके लिए अच्छी सर्विस देते हैं। और हम उनसे जाके, हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, हम सर्विस ले लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कई सारे जो हैं इस तरह की फ्रेंचाइजर्स हैं जो इंडिया में चल रहे हैं इस वक्त पे। नेचुरल्स है, VLCC है, अपोलो, आप देखते हैं इतनी सारी जगहों पे जो है इनके मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि इन्होंने अपने पैसे लगाए, कुछ कंपनी और स्टोर्स होते हैं, बाकी बहुत सारे जो है इसी तरह से होते हैं कि अपॉर्चुनिटी फ्रेंचाइज की, आपने उनके फ्रेंचाइज की फीस दी, आपके पास में वो मिल जाएगा, आपको सारा लेआउट मिल जाएगा, आपको समझाएंगे कैसे बिजनेस करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, सबको समझाएंगे। तो ये नए नए तरह की मैन कंपनी, बियर्डो वगैरह 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 ये आते रहते हैं। गोल्ड जिम आपने देखा होगा, जिम आजकल बहुत हैं, गोल्ड जिम दिल्ली में बहुत सारे हैं। DTDC कुरियर हर जगह जगह पे है। ये भी एक बहुत बढ़िया फ्रेंचाइज का बिजनेस है, क्योंकि DTDC का नाम है, उनकी वेबसाइट है, उनका नाम है, उनका प्रमोशन होता है, उनको अवार्ड मिलते रहते हैं। आपके मन में DTDC की छाप छूट चुकी है। यही अगर आप प्रेम कुमार एंड सन्स कुरियर सर्विस लगाते तो आप सोचिए कितना पैसा खर्च होता है, नाम तक भी लोगों को याद कराने के लिए। लेकिन DTDC किसी को जरूरत ही नहीं है कहने की। जैसे ही होता है तो हमारे लिए कुछ चीजें गिवन होती हैं कि हमारी सर्विस अच्छी होगी, हमारा कुरियर जरूर पहुंचेगा, उसमें चोरी नहीं होगी, सही एड्रेस पे पहुंचेगा, कोई दिक्कत हुई तो वापस भी हमारे पास में आ जाएगा, ये सब गिवन है। लेकिन यही अगर कोई नया नाम है तो आप इन बेसिक क्वेश्चन पे स्ट्रगल करते हो कि क्वेश्चन पे ये पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, सही जगह तक पहुंचेगा, कैसे हैंडल होगा, टूट फूट तो नहीं हो जाएगी। ये सब बातें DTDC के हाथ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को क्रैक कर लिया, उनको समझ आ गया कैसे करते हैं, वो नाम है। अब कैसे बिजनेस करते हैं उसी की वो आपको एक जो है नॉलेज बेचते हैं, उसी नॉलेज को फ्रेंचाइज बोलते हैं। कमाल का बिजनेस है ना। देखिए, ग्रो करने के लिए दूसरे के पैसे पे ग्रो करें और अपना भी कमाए और उसको भी कमाने की अपॉर्चुनिटी दें।
तो आप भी सोच सकते हैं, अगर सोच रहे हैं तो इनमें से कुछ भी आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं लेने का। ठीक है जी। ओके। एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजिंग क्या है? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि इसमें जो है एंटरप्रेन्योर को सारे रिस्क नहीं लेने। एक तो वैसे ही जो है रिस्क बहुत हैं जीवन में, और जीवन लिमिटेड है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे पास कोई 1000 साल नहीं है ना कि हम सीख लें पहले 100 साल, फिर दूसरे 100 साल कुछ गलतियां कर लें, फिर तीसरे 100 साल हम थोड़ा बहुत कुछ कमा लें, फिर 5वें साल से हम जो है बढ़िया ग्रेट हो जाएं। इतना जीवन भी नहीं है। तो हमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करना है और सही करना है। राइट। इसका भी मजा नहीं है कि आपने 50-60 साल लगा कि आपको ज्ञान अर्जित हो गया। सिर्फ ज्ञान नहीं है, आपको जो है बिजनेस भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, और सारे कॉपरेशन भी करने हैं। तो वो सब में समय बहुत लग जाता है, तो और रिस्क भी होता है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है बहुत सारे जो है रिस्क लिए जाएं। तो जैसे प्रोडक्ट, मेरा आपने सोचा कि प्रोडक्ट है कि नहीं। अब जैसे कल ही मैं किसी मित्र से बात कर रहा था, तो उन्होंने कोई वीडियो बनाई है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे कि आजकल क्लासरूम टीचिंग या पीपीटी टीचिंग थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, तो बच्चों के लिए स्पेशली, जैसे आप तो बड़े हैं, आपका टेंशन स्पैन ज़्यादा है, आप सीरियस हैं, तो आप सुन रहे हैं एक सीरियस चीज़ को। लेकिन बच्चों को जो है उनके बच्चों की तरह से, एंटरटेनमेंट की तरह से अगर कोई कंसेप्ट को समझाएं तो ज़्यादा आसान लगेगा। अगर हम उनको बोले भाई ग्रेविटी है और ये है, उनके विचार में समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कार्टून बना दें कि 3 दोस्त घूम रहे हैं, किसी के सिर पे कोई चीज़ लग गई, वो है, तो उसको लगा ये क्या हो रहा है, उसने जो चीज़ ऊपर फेंकी नीचे ही आ रही है, कहीं चमत्कार हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ऐसे कुछ कहानी में समझाएं तो मजा आएगा। तो मेरे दोस्त ने, ये मेरे मित्र ने बनाया ये। अब उनके मन में है कि मैं इसको बेचूं या मैं आगे इसको कैसे ग्रो करूं, तो वो यही सोच रहे हैं। तो अब वो उसमें बहुत उनका पैसा, उनको वो एक मिनट की वीडियो बनाने में उनको 3 लाख रुपए लग गए। तो ये जो है एक मुश्किल काम है और इसमें पैसा भी लगता है, तो बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है। राइट। तो उसमें रिस्क भी है कि अगर ये सब कुछ करने के बाद बना भी दिया, माना, फिर चलेगा नहीं चलेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, फिर आपकी टीम उतनी अच्छी है कि नहीं है, मैनेजमेंट आपके पास है कि नहीं है भी तो आपके पास में एक्सपर्टीज है कि नहीं उसे कंट्रोल करने की, आपको मार्केट की नॉलेज है कि नहीं है, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स क्या होते हैं, कैसे हम कंपनी बनाएं। भाई सिर्फ आइडिया से थोड़ी होता है, आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, एग्जीक्यूशन के लिए आपको कंपनी चलानी आनी चाहिए, कंपनी चलाने के आपको मैनेजमेंट स्ट्रॉग होनी चाहिए, मैनेजमेंट है तो पीपल से डीलिंग बहुत कई सारे झंझट हैं। तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, क्योंकि आपको फ्रेंचाइज उसी चीज़ की तो आपको मिलेगी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है, जो जाना माना है। जैसे KFC की आज आप फ्रेंचाइज लेंगे, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। बोलते हैं कि ये सब चीज़ें तो हुई हुई हैं, तो आप जो स्टेप लेंगे वो कहीं ऊपर जाके स्टेप लेंगे, तो ये आपसे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, रिस्क थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं, प्रोडक्ट कैसा होगा क्या नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी उसकी क्या होगी वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज, क्योंकि कई बार आपको मैनेजमेंट एक्सपर्टीज उनकी होती है, जो फ्रेंचाइजर होता है, स्ट्रैटेजी वो आपको बना के दे रहे हैं, आपके लिए एड वो निकाल के दे रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। KFC का एड सारे देश में निकलता है, दुनिया भर में निकलता है। क्या एक अकेला आदमी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि जब इतने सारे फ्रेंचाइज हैं, 10,000 अगर दुकानें हैं माना सबवे की, और उनसे सिर्फ 10-10 हज़ार पे लिए गए, अगर मान के चलिए कि करने के लिए, तो 10,000 इंटू 10,000 लगा लीजिए, इतना पैसा हो गया। आपके पास में अच्छा पूल इकट्ठा हो जाता है, जिसमें आपकी एक लंबी लेंथ एंड ब्रेड्थ वाली एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, तो सबको फायदा होता है। तो जब रिसोर्सेज पूल हो जाते हैं तो फायदा सबको होता है। ठीक है। ओके। तो कैपिटल इसमें एक जो है एंटरप्रेन्योर है, उसके पैसे थोड़े से बच जाते हैं। राइट। वो उसको आसानी हो जाती है। ठीक है। ओके। अब इसमें यहां तक आपको गाइडेंस दी जाती है कि लेआउट कैसा होगा। देखिए, दुकान का लेआउट है, आपकी सेल्स या रिटेल पॉइंट का जो लेआउट है, मतलब कि किस तरह से आपने अरेंज किया, उसमें फर्नीचर, अपना जो आपका काउंटर वगैरह वगैरह, ये भी बहुत मैटर करता है। ये भी एक रिसर्च का जो है एक सब्जेक्ट है कि हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ पर हों। अगर आप जो समझेंगे रिटेल में, तो प्रोडक्ट्स लेफ्ट में रखे हैं, राइट में रखे हैं, एंट्री पर रखे हैं, एग्जिट में रखे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। जिस तरह की वेबसाइट्स में फर्क पड़ता है कि बाय नाउ जो बटन है उसका ग्रीन कलर होगा, सेल अलग हो जाती है, सेल की नंबर जो है अलग है, उसके मेजरमेंट अलग हो जाता है। अगर उसका बटन ऑरेंज कलर का है तो डिफरेंट सेल्स फिगर आपको देखने को मिलेंगे, अगर रेड है अलग तरह से मिलेंगे। तो ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि क्या बैकग्राउंड साइड का, किस तरह के कलर्स, क्या चीज, ये सब का राइट कॉम्बिनेशन एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उनको पता है क्या ट्राइड एंड टेस्टेड है, आजकल लोग किस तरह की ट्रेंड्स में हैं, ये ट्रेंड चेंज भी होते रहते हैं, कभी लोगों को कुछ पसंद आता है, कभी लोगों को कुछ पसंद आता है। राइट। पहले जो है आप देखेंगे कि जो जो जितना ओल्ड होता जाता था इंसान थोड़ा सा, तो उसके कलर चॉइस डिफरेंट, ऐसा लगता था कि अरे हमको यंग थोड़ी, हम इतने तड़क भड़क कलर क्यों पहने। लेकिन अब वो मानसिकता खत्म हो गई है, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आप देखेंगे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इज जस्ट ए नंबर, और लोग हर तरह के कपड़े पहनते हैं, हर तरह के रंग चूज करते हैं।
राइट। तो ये कैसे पता चलेगा आपको किसको, आप हो सकता है दुनिया का तो ट्रेंड चेंज हो चुका, उनका माइंड चेंज होगा कस्टमर का, आपके आप वही पुरानी चीज बेच रहे हैं, तो भी मैच नहीं होगा, मिसमैच हो जाएगा, और आपको उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप ऑपरेशंस में इतने बिजी हैं, ये सब बातें कब सोचेंगे आप आपके पास टाइम ही नहीं है ट्रेंड सोचने का, स्ट्रैटेजी सोचने का, एक्सपर्टीज सोचने का, रिसर्च करने का। आप तो डेली के प्रॉफिट लॉस में और उसमें बिल काटने में लगे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी आपको वो बड़ा तगड़ा सपोर्ट मिलता है, और बेस्ट माइंड्स दुनिया के, आप सोचिए अच्छे अच्छे कॉलेज से पास होकर दुनिया बेस्ट जोन से पास, तब इतनी है क्योंकि उनकी उस टैलेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर अच्छे के इंसान को लेना है तो उसको हो सकता है 1 करोड़ रुपए भी तनख्वाह देनी पड़ जाए, 2 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह है, और ये कोई छोटी चीजें नहीं है आज के डेट में। आई मीन ये तो आम बात है। अच्छे सीईओ 8-10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ के पैकेज पे आपको मिलेंगे। तो ये एक कोई सिंगल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और सिर्फ बात अफोर्ड की करने की नहीं, ऐसे लोगों को ढूंढेंगे कहाँ से, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। राइट। तो ये वाला एक जो एंगल है इस वजह से जो बड़ी कंपनी है, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पास में एक्सेस होती है, वो रही सही टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाते हैं, और वो लोग अपनी आपकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और वो चीज़ एग्जैक्टली आप तक पास ऑन होती है, आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ एग्जीक्यूशन में अच्छे हैं, और ऐसा भी नहीं कोई आपको बहुत डिफरेंट चीज जो आपको बताया जा रहा है वो करना है आपको, वो आप कर लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो फ्रेंचाइज हो सकता है आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके। एडवर्टाइजिंग का मैंने आपको बता दिया, नेशनल लोकल स्केल पे सब जगह से कर सकते हैं। तो नॉलेज ऑफ मार्केट आप शायद नहीं कर पाएंगे अपने आप से, स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स, ये सब भी एडवांटेज है, इस तरह में भी जो है आपको फ्रेंचाइजिंग लेने से एडवांटेज मिल जाती है। ठीक है। ओके। अब फ्रेंचाइजर जो है उसको क्या एडवांटेज है, आप कहेंगे भी हमें इतनी क्यों हेल्प कर रहा है। उसको एडवांटेज है क्योंकि उसको उसको एक मौका मिलता है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, दूसरे के पैसे पे। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसको, उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं, तो वो अपना दिमाग स्ट्रैटेजी में लगाते हैं, और उनको फंडिंग कहीं से आ जाती है, तो फंडिंग आ जाती है, तो जो है आपने उनको पैसे दिए, आप अपना अपने प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, आप अपने उस पर प्रॉपर्टी पे केएफसी खोल रहे हैं, मैकडॉनल्ड खोल रहे हैं, 3M खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। राइट। तो वो उसका एडवांटेज क्या है, उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है ग्रो करने की, अपने बिजनेस को नेशनली इंटरनेशनली एक्सपैंड कर सकता है। जैसे मैंने सबे को बताया कि 10,000 उनके टच होने वाले हैं, या हो गए होंगे अब तक तो शायद, और कॉस्ट की एडवांटेज है। और जो है ये सब होने से अब जब पता है कि अब जैसे मान के चलिए मैकडॉनल्ड्स में बर्गर है, बर्गर में टमाटर लगने हैं मानो, अब उनको पता है कि हमारे जो है इतने सारे स्टोर्स हैं, अगर माना सिर्फ दिल्ली में गिना जाए तो पता नहीं कितने सारे स्टोर्स होंगे या किसी एक शहर में। तो क्या होगा, आप टमाटर लेने जाएंगे तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदेंगे कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के टमाटर बड़े कम प्राइस में खरीद सकते हैं, तो आपकी एक परचेसिंग पावर बन जाती है। तो परचेसिंग पावर बनती है तो आपके प्राइसेस कम हो जाते हैं, प्राइसेस कम हो जाते हैं, ये एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो आपका जो बर्गर बन रहा है और कोई और बनाएगा उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी तो जो अलग बात है, लेकिन जो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोवाइड होते हैं ये आप फ्रेंचाइजर से खरीद लेते हैं। तो इस तरह की एक साइकिल चलती रहती है। फ्रेंचाइजर बहुत बढ़िया दामों पे चीज़ों को ले लेता है, फिर वो आपको सेल करता है कम दामों पे, और फिर आप जो है उसको लगा के ज़रा मुनाफा कमा पाते हैं, और क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है। तो ये एडवांटेज है, कॉस्ट के भी आपको एडवांटेजेस हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज कहने को ऐसा नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तब है जब आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, और ये है कि अगर आपका फ्रेंचाइजर बहुत बढ़िया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि आपको वो सपोर्ट ना मिले जो फ्रेंचाइजी से मिलना चाहिए। इसलिए ये सब देखने की बातें हैं, अभी हम बात करेंगे कि जब आप फ्रेंचाइज लेने जाएं कहीं पे तो किन बातों का ध्यान रखें। राइट। ओके। टाइप्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक टाइप होती है सिंपल डीलरशिप, जैसे आपने टाटा मोटर की डीलरशिप है, कि आपने जो है आयशर मोटर की, किसी की ट्रैक्टर की या गाड़ी की या बस की या छोटा हाथी और सुमो और ये सब की डीलरशिप गाड़ियों की ले लिया आपने, कारों की किसी की भी, और फिर इस तरह से आप अपना काम करते गए। वो एक तरीका है। फिर एक तरीका है कि जैसे ये खाने की जो है KFC वगैरह, ये आउटलेट चेन्स हैं, इस तरह की आपने ले ली, होटल्स के लिए, रिजॉर्ट्स की ले ली आपने, क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप ले आपने वो ले ली, फ्रेंचाइज ले ली। और तीसरा है सर्विसेज की, जैसे कोई अच्छी आपकी अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, या तो इस तीनों में 3 तरह की आप फ्रेंचाइजिंग ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है आउटलेट ही बनाएं, आप हो सकता है सर्विस के हिसाब से ले लीजिए। राइट। जैसे वकील सर्च है या Zolbit.com है, तो उसकी फ्रेंचाइज है हर जगह जगह पे शायद। तो इस तरह से सर्विसेज बिजनेस भी ग्रो हो जाता है। राइट। तो फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज जो हैं किस तरह से ये बनी, वो मार्केट के रिस्पॉन्स से चीज़ें, बिजनेस नए नए आते हैं। जैसे आजकल देखेंगे हेल्थ के ऊपर बहुत लोगों का फोकस है, लोग हेल्दी खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड स्टार्टअप्स बहुत सारे आ गए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली महानगरों में, टाइम सेविंग और कन्वीनियंस। जैसे कि लोगों का इतना भी समय नहीं है कि अपने अपार्टमेंट से उतर करके जो है ब्रेड खरीद लाएं,
कहीं से उतार करके जो है कोई और चीज़ ले ले आ पाए। ड्राई क्लीन के लिए कपड़े, जो कि हो सकता है छोटे शहर में किसी को ज़्यादा समय हो तो खुद ही काम कर लेंगे, इसके बाद के पैसे क्यों देने हैं। लेकिन बड़ी जगहों पर इतना मुश्किल हो जाता है कि लोगों को लगता है कि ठीक है भैया, मैं खुद से पैसे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, झाड़ू पोछा भी करो, मेरा कोई खाना भी बना दे। अब तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा कि जैसे होता है ना, ब्लिंकिट वाले आते हैं, वो घर पे आपको सामान देके चले आते हैं। फिर ये होगा उसमें सर्विस, मेरे को लगता है हो जाना चाहिए अभी तक, कि आपको उसमें एक और ऑप्शन हो कि भैया सब्जी तो ले आओ, ठीक है, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है इसको फ्रिज में रखें, 20 रुपये वाले लो, 10 रुपये वाले लो, फ्रिज में रख जाओ। फिर होगा 20 रुपये वाले लो, या मेरे को काट के भी मेरे टेबल पर दे जाओ, मैं खा लूंगा। राइट। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं शायद, कई बार आपको अजीब लगेगा, घर तक की सफाई करने की सर्विसेज हैं जो अर्बन लैडर या अर्बन कंपनी, शायद अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैब जो आजकल है, वो उनका एक पैकेज है, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, वो आपके पूरे घर की सफाई कर जाएंगे, टॉयलेट्स वॉशरूम की सफाई कर जाएंगे, पंखे साफ कर जाएंगे आपकी। ये भी जो पहले हमें शर्म आती थी बताने के, अरे यार हम किसी से क्या कराएंगे, आज के डेट में पैसे देके ये भी बोलते हैं। तो कन्वीनियंस, तो ये मार्केट बढ़ रही है। क्यों फ्रेंचाइज या इस तरह के बिजनेसेस बढ़िया हैं? क्योंकि आजकल कन्वीनियंस के पैसे देते हैं लोग। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा, उसमें कन्वीनियंस पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग कि एक्चुअली में कई बार ऐसा भी है कि देखिए, ये था टाइम बचाने के लिए, ये तब मजा आता है जब आप अपना समय कम कर बचा के फिर आप उस समय का कहीं और सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप अगर प्लेन लेजीनेस की वजह से कर रहे हैं, उस समय का सदुपयोग भी नहीं कर रहे हैं और साथ में ब्रेड भी बाहर से मंगा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे देके, तो उससे आपकी इनकम भी कम होती जा रही है, जो आपके पास में कैश सब कम होते आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। हेल्थ केयर हो गया, मैंने आपको बताया। तो फ्रेंचाइजिंग में जो है देखिए, इसमें भी रिस्क है, ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री बिजनेस है, ये रिस्क फ्री बिजनेस नहीं होता है, इसमें भी आपके कुछ रिस्क होते हैं। ठीक है। तो और ये भी बात है कि ये पैसिव नहीं है। लोगों को लगता है कई बार कि जो है एक बार फ्रेंचाइज ली तो सब अपने आप हो जाएगा, डजंट रियली, इसमें भी आपको एफर्ट चाहिए। और अपना सॉरी डिसीजन लेने से पहले आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले देखें कि वो फ्रेंचाइज जो है वो प्रूवन है कि नहीं। प्रूवन मतलब कि उसके पास में कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई नया ब्रांड है, वो अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो अपनी फ्रेंचाइज में गेम में उतरना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी अपनी फ्रेंचाइज दूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अपने बिजनेस में भी इतने पके हुए नहीं होते हैं कि वो फ्रेंचाइज दे पाए। तो इसमें कई बार लोगों को लगता है कि इजी यार, फटाफट फ्रेंचाइज देते रहो, खूब पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको पहले अपने बिजनेस को प्रूव करना पड़ता है, आपको अपनी क्वालिटी, अपनी लीडरशिप, अपना अपना गेम प्रूव करना पड़ता है, तब आप फ्रेंचाइज देते हैं। तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, या ऐसा आपका फ्रेंचाइजर ना मिल जाए, ऐसा कोई जो खुद ही कच्चा है अभी। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप प्रूवन फ्रेंचाइजर्स की तरफ जाइए, जहाँ पे कि कुछ लोग हैं जिनको ऑलरेडी फ्रेंचाइज मिल पाई है, आप उनसे बात कर पाएं, आप उनसे कनेक्ट कर पाएं, आप कहें कि अपने फ्रेंचाइजर को मुझे दिखा के लाओ भाई दूसरे का स्टोर कैसे चलता है। तो आज की डेट में मैकडोनल्ड से क्वेश्चन पूछना ही ऐसा लगेगा कि ये इमेच्योर है, क्योंकि आप खुद जाके देख लीजिए, हर मैकडोनल्ड अच्छा चलता है। इनफैक्ट मॉल्स जो है अपनी जगह को तब बेचते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैकडोनल्ड्स बर्गर आ गया, देखिए तो अब आप भी दुकान ले लीजिए। तो लोग कहते हैं मैकडोनल्ड भी एक KFC है, तो मतलब लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो साथ में दुकानें बिक जाती हैं। इतनी पावर हो जाती है अच्छे ब्रांड की। ठीक है, तो आप प्रूवन फ्रेंचाइजर में जाइए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में न्यूज़ पढ़ लीजिए, थोड़ी बहुत जान लीजिए, थोड़ा गूगल करके देख लीजिए, कोई केस तो नहीं चल रहा कुछ है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, कोई घपला तो नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, किस तरीके की सक्सेस है। ये सब तो सारे के सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल होती हैं, थोड़ी सी रिसर्च करने की बात है, वो आप ज़रूर कीजिए। कितने सक्सेसफुल उनके मेंबर्स, जैसे मैंने कहा कि सबसे बेस्ट तरीका है कि उन लोगों से बात कर पाएं। अगर आप कहिए उनको कि हमें अपना दिखा के लाइए। अगर कोई नया फ्रेंचाइज है, हमारा मैकडोनल्ड से तो बात करने की जरूरत नहीं है, कोई नया है तो आप बताइए सर कहीं और है तो दिखाइए। और अगर आप पहले ही हैं तो फिर पहले होने का क्या आपको वो है, इतना बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं, तो फिर आपको उसका रेट भी ठीक मिलना चाहिए, आपको सपोर्ट भी होना चाहिए, आपको आप समझिए उनके सिस्टम्स, तब आप वो स्टेप लीजिए। पहले होने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है आप पहले हैं तो आप स्टेशन में फ्रेंचाइज मिल जाए और कल को बहुत बड़ी हो जाए। तो ऐसा भी जो है होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। लेकिन फिर आप समझिए उस चीज़ को थोड़ा सा, तब करिए। राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेट से या कहीं से भी मिल जाएगी। ओके। तो पोटेंशियल मार्केट क्या है नए फ्रेंचाइज को, देखिए बिजनेसमैन अगर आप हैं, थोड़े से भी आपके अंदर एक्यूमेंट है, तो आप ये सब तो थोड़ा सा ज्ञान ले ही लेंगे, कहीं ना कहीं से पता लगा लेंगे, अपनी रिसोर्सफुलनेस कर लेंगे। उसका पोटेंशियल क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन उनसे समझिए कि भाई अगर मैं माना जूतों की फ्रेंचाइज ले रहा हूँ, तो आपके जूते कितने लोग खरीद सकते हैं, कितने लोग लेंगे, आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्राइस पॉइंट में जूते लेने वाले कितने हैं इस शहर में, उसमें से हम कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे प्रमोट करने के दौरान।
फिर कितने लोग हमसे अट्रैक्ट हो पाएंगे रियलिस्टिकली, फिर कितने लोग हमसे ले पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स हो, फिर उससे आपको समझ में आए कि भाई कितना पैसा रेवेन्यू मेरा जनरेट हो रहा है, फिर उस रेवेन्यू के बाद मेरे खर्चे क्या होंगे, मेरी कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, परमानेंट कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मेरे जो है एक बारी बिल्डिंग बना दूंगा उसकी क्या कॉस्ट आने वाली है, फिर लोगों की तनख्वाहें डेली बेसिस की जो होती हैं, जो मैंने वर्किंग कैपिटल में पिछली बार बताया था, वो आपका निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस एक्चुअली में फ्रेंचाइजर आपको देता है। जब फ्रेंचाइजर की प्रेजेंटेशन होती है तो वो आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, सारी बातें उसमें होनी चाहिए। अगर ये कोई स्लाइड मिसिंग है तो प्लीज आस्क, आप उस सारा ब्रेकअप समझिए कॉस्ट का, कि रेवेन्यू कितना आएगा, कितना एक्सपेक्टेड है, खर्चे कितने एक्सपेक्टेड हैं, फिर हमारे पास क्या बच रहा है, ग्रोथ क्या है आगे, अगले 5 साल 6 साल का ग्रोथ लीजिए। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जब एक मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज या कोई अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइज लेता है तो समझ के चलिए 20-25 साल का रिलेशनशिप है, और शायद और ज्यादा। और 20 साल भी बाद आप रिन्यू जब उसको करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आपका गारंटेड रिन्यू हो जाएगा। अगर आपने उनके नॉर्म्स को फॉलो किया है, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया है, तभी रिन्यू होगा, नहीं तो रिन्यू भी नहीं होगा। जैसे मैंने देखा था कई बारी, मेरे घर के पास में डॉक्टर पास लाल पैथ लैब का एक वो होता था, कलेक्शन सेंटर। तो मैं कई बार खून की जांच वगैरह कुछ करना है घर में किसी के साथ में, माता जी या मैं कुछ जाना है, तो मैं ले जाता था। एक दिन मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे वो था ही नहीं। तो मैंने पता किया क्या हुआ, तो पता चला कि डॉक्टर पाथ लैब ने, लाल पैथ लैब ने वो फ्रेंचाइज वापस ले ली है। क्योंकि वो जो है वो सेंटर उस तरह से मैनेज नहीं था जिस तरह से कि लाल पैथ लैब के स्टैंडर्ड हैं, और उसकी वजह से उनका नाम खराब हो रहा था। लोग कहते थे अरे तो गंदगी, अरे तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लाल पैथ लैब है, ये कैसे हो सकता है, गंदगी क्यों है, अरे टाइम पे नहीं खुल रहा है ये क्यों है, कलेक्शन में हमको देरी हो रही है ये क्यों है, या जो है जो कलेक्शन के एजेंट्स हैं वो उन्होंने ठीक से अपना ड्रेसअप नहीं किया हुआ, दस्ताने नहीं पहन रहे हैं, हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं था। तो एक बार दो बार तो गाइड करते हैं या वार्न करते हैं, जब नहीं होता तो फिर उन्होंने फ्रेंचाइजी वापस ले ली। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं कि एक बार फ्रेंचाइज मिल गई तो फिर आप जो है थोड़ा ढील दे देंगे उनके स्टैंडर्ड्स में, नहीं। देखिए फ्रेंचाइज की सारी ताकत ही उसकी स्टैंडर्डाइजेशन और उसकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के ऊपर है, राइट। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं हो सकता। अब कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे आप कॉस्ट भी होती हैं, तो आप उनके रॉयल्टी के पेमेंट्स आपको देने पड़ सकते हैं। अब होता क्या है कई बारी कि आपने किसी मैकडोनल्ड्स या किसी का आपने लिया, देखिए बार बार मेरे ज़बान पे मैकडोनल्ड्स का नाम आता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि फ्रेंचाइज का की बात मैकडोनल्ड्स के बिना हो नहीं सकती। इनफैक्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक मूवी देखिए द फाउंडर, उसमें ये पूरी की पूरी बताया गया है कि किस तरह से जो है दो भाई एक अपना बर्गर का आउटलेट चलाते थे, और उनके पास में एक सेल्समैन पहुंच गया, उसको समझ आ गया ये आइडिया क्या कमाल है, और जो फाउंडर थे उनको नहीं समझ में आया था कि यार ये इस तरह से ग्रो हो सकता है, इसका इतना बड़ा मार्केट है। और उसने जब देखा कैसे बर्गर बनाते हैं, कैसे करते हैं, फटाफट बना के देते हैं, फास्ट फूड करते हैं, उसने कहा यार ये तो हर जगह होना चाहिए, हर जगह कैसे हो। और मैकडॉनल्ड्स उसका नाम था, ट्रेडमार्क उन्हीं के नाम पे था। लेकिन उसने किस तरह से उनको मोटिवेट करके जो फ्रेंचाइज खड़ी करी है, जो एकदम से आउटलेट्स खुलवाए, वो कमाल है। तो आप वो प्रोसेस समझिए, वो बहुत ही बेहतरीन आपको जो प्रोसेस, आपको पूरी स्टोरी लगेगी, बड़ा इंस्पायर भी करेगी। द फाउंडर उसका नाम है, आप वो देखिएगा जरूर। अब क्या होता है कई बार जब चीज चल जाती है बहुत बढ़िया, शुरू में तो आपको लगा कि हाँ भाई हमारा धंधा चल जाए, हम 20% भी देने को तैयार हैं, 100 रुपये हम कमाएंगे, 20 रुपये आप ले लीजिए, क्योंकि आपके पास ना आइडिया है, आप परेशान हो रहे हैं, आप रिस्क में हैं, आप जो है डेप्ट में हैं, और अच्छी कोई चीज आ गई उसने 20% आपसे मांग लिया। अब शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, चलो 80 तो मेरे पास में है, फिर धीरे 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 क्या होगा, जब धंधा खूब चलने लग जाता है तो आपको 20% भी खाने लगते हैं लोगों को, कहते हैं हम 20 भी क्यों दें यार, ये तो हम इतनी मेहनत करें, सब कुछ कर रहे हैं। ये भूल गए कि कहाँ से उसने हमको उठाया, सारे के सारा आइडिया उसने दिया। लोग ऐसे ही होता है ना आपके साथ, जो अच्छा करते हैं आप जिसके साथ करेंगे फटाफट भूल जाते हैं, जरा सा बुरा कोई करते हैं तो याद रखते हैं। तो इतने आपको उन्होंने ग्रो किया, सब कुछ किया, हम उसको भूल जाते हैं, हमें लगता है 20 रुपये भी हम उसे क्यों दें। अरे वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसका आइडिया था, उसने आपको गरीबी से निकाल दिया बाहर, उसने आपको ग्रो करा दिया। तो कई बार क्या होता है, हम उस 20 रुपये में हमको चुभता है। तो अगर ये चुभता और ऐसा माइंडसेट है तो देखिए फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है रॉयल्टी पेमेंट देनी, क्योंकि वो भी तो अपने कॉस्ट कैसे कवर करेंगे, और उनको वो कमाएंगे भी, और क्यों ना कमाएं, क्योंकि उनका आइडिया था। वही तो आइडिया इतना कमाल का होगा ना कि जो है दुनिया भर में इसके आउटलेट्स हैं। एक ऐसा टाइम था कि हर चौथे मिनट में, एवरी 4 मिनट से एक मैकडोनल्ड खुल जाता था दुनिया में कहीं पर भी। ये स्पीड थी मैकडोनल्ड्स के जो है फ्रेंचाइजेस खुलने की। तो इसलिए इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी, और इसी ने सबको एक तरीके से मोटिवेट किया कि और फ्रेंचाइजी आए। ये पहला फ्रेंचाइजी था, कोई और भी था, लेकिन मैकडोनल्ड्स जो है सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है शायद। तो ये एडवर्टाइजिंग फीस आपको देनी पड़ती है, तो इसमें आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार बाद में ये क्या कॉस्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए पहले से ही। देखिए आपके कॉस्ट होंगे जो आपको बियर करने हैं, अपनी सैलरीज वाली आप देते होते हैं, रॉयल्टी की पेमेंट उनको देनी है, आपको जब रिन्यू होगा तो भी उसका पेमेंट देना है, एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे निकाल के देने हैं, क्योंकि जब तक एडवर्टाइजिंग के पैसे नहीं देंगे तो इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनेगा।
सब लोग एडवर्टाइजिंग का पैसा देते हैं, एक कॉमन मनी पूल बनता है, फिर वो दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट होती है, तो इसीलिए जब चलता है तो सबको फायदा होता है, राइट। कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए इसमें कि अगर कोई वहां से इंस्पेक्टर है कहेगा ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, देखिए भलाई के लिए कह रहे हैं आपको। तो अगर आपके अंदर इतनी कमाल की ईगो है, इतना भयंकर अहंकार है आपके अंदर, तो फिर अपना ही कोई अपना बिजनेस कीजिए, वो ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं कि इससे हम झुक गए, ये तो कॉमन गुड के लिए है। कुछ लोगों के बहुत सेंसिटिव ईगो होती है और जैसे उनको कुछ कहा जाए तो वो बड़ा बुरा मान जाते हैं। देखिए एक फीडबैक की तरह होता है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल मतलब कि चीजें क्योस में ना चली जाए, वो कंट्रोल। भाई ट्रैक बिछाया जाता है ना रेलगाड़ी के ऊपर, रेलगाड़ी के लिए, तो रेलगाड़ी उसके ऊपर चलती है ट्रैक पे। अब रेलगाड़ी ये सोचे कि ये तो कंट्रोल कर रहे हैं मुझे, मैं तो बाहर चलूंगी इससे, तो डब्बे ही पलट जाएंगे। तो ये समझने की बात है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ईगो पे किसी ने आपके दिमाग कंट्रोल कर लिया। एक तरीका दिया है आपको कि बिजनेस जो है वो डीरेल ना हो जाए। तो वो कंट्रोल्स बहुत जरूरी है। बिना पटरी के क्या ट्रेन चल पड़ेगी? जरूरी है ना, पटरी सिग्नल जरूरी है ना, रेड लाइट जरूरी है ना। अगर हम सोचें रेड लाइट हमें रोक लेती है, तो एक दिन आप सारी रेड लाइट ऑफ करवा दीजिए शहर की, देखते हैं कौन कितनी जल्दी घर पहुंचता है। तो वो कंट्रोल्स बहुत जरूरी हैं। तो उन कंट्रोल्स को समझना, फिर उनका सम्मान करना। इसलिए लिखा होता है ना कि ट्रैफिक के नियमों का सम्मान कीजिए और जो है उसको फॉलो कीजिए, फॉलो एवरी ट्रैफिक रूल। वो इसलिए जरूरी है ताकि आप हम सब समय पे घर पहुंच सके, समय पे कहीं जाना हो जा, नहीं तो क्या मचा होगा। किसी भी जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह लीजिए, किसी भी अनडेवलप में यही तो होता है, क्या होता है। और कोई बहुत अच्छी डेवलप कंट्री में वहाँ चीज ऑर्डर पे होती है। तो वो ऑर्डर रहे, आपका बिजनेस जो है जैसे ही कोई अंदर जाए उसको इतना सुकून, इतना ऑर्डर लगे कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है। उसे पता है कि एग्जैक्टली कब मेरा खाना आ जाएगा, एग्जैक्टली कितने टाइम में आ जाएगा। यही तो स्टैंडर्डाइजेशन है, यही तो कंट्रोल है, इसी को तो कहते हैं कि मैनेजमेंट है, राइट। तो ये जो कंट्रोल्स होंगे फ्रेंचाइजर के, इससे आपको बुरा नहीं मानना है। ये आपको यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए होता है, इसको फॉलो करना है और बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और आप देखेंगे कि उस फॉलो करने से, उससे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। बेस्ट माइंड्स जो होते हैं वो कंट्रोल बना रहे हैं, आप शायद उतना नहीं बना पाएंगे। उसको सिर्फ फॉलो ही कर रहे हैं हम, तो हमको फायदा है। तो उससे लड़ना नहीं है, हमको उसको फॉलो करना है, तो हमारा हमारा ग्रोथ जल्दी होगी। साइट की अप्रूवल हो सकता है फ्रेंचाइजर जो हैं वो साइट अप्रूव करने में आपकी मदद करें, वो बताएं। हो सकता है वो आपकी साइट को अप्रूव, आपको बड़ा गुमान है कि मेरे पास ये जमीन है, यहाँ होना चाहिए, वो कहेंगे नहीं साहब ये साइट ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये शायद ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ पर लोग आ पाएँ। ट्रैफिक बहुत जरूरी है, कहीं दिखना चाहिए, ये विजिबिलिटी नहीं है अगर, तो आप देखेंगे किसी गाँव के अंदर जाके मैकडॉनल्ड नहीं होगा, राइट। क्योंकि एक कुछ उसके नॉर्म्स हैं। भैया आपको अगर प्रॉमिस करेंगे इतने पैसे आएंगे, तो वो कैसे प्रॉमिस कर पा रहे हैं इतने कस्टमर आएंगे? क्योंकि 1 लाख कस्टमर देखेगा तो जाके 500 उसके अंदर घुसेंगे। जब दिखे किसी को नहीं रहा तो आपके पास कैसे आ जाएंगे 500? कैलकुलेशन सारी उस 500 के ऊपर है, राइट। डिजाइन कैसा होना चाहिए वो भी वो कहेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स इंपोज करेंगे। कलर भी आप, ये नहीं हो सकता कि मैकडॉनल्ड का एमलिया तो आपने कहा येलो है, मैं एक दिन इसको ब्लू कर दूंगा अपने हिसाब से, अगले दिन मैं इसे ऑरेंज कर दूंगा, अब मैं अलग ही तरह से लिख दूंगा एम, वो नहीं कर सकते आप। क्योंकि जैसे ही आपने एम को दूसरी तरह से लिखा, लोगों का उसके साथ में रिश्ता जो है उस येलो वाले एम के साथ में, वो अब आपके एम के साथ में नहीं है, वो नहीं आएंगे। आप करके देख लीजिए। तो इसलिए जरा सा फॉन्ट भी नहीं हटा सकते आप। बोतल कोक का जो है उसका डिजाइन चेंज कर नहीं सकते, एम्बेसडर नहीं कर पाया, कुछ भी चेंज करते हैं तो जो उसके फैन होते हैं वो कहते हैं अब ये हम अब तो मजा ही नहीं आया, तो एम्बेसडर रही नहीं, ये तो कोक रहा ही नहीं। तो आप चेंजेस भी नहीं कर पाते हैं कई बार। वो क्लासिक चीज है रॉयल इनफील्ड बुलेट, उसको ही नहीं, उसके क्या डिजाइन, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो उसके फैंस हैं वो उसी उसी चीज के फैन हैं, तो उनको वही चाहिए, राइट। तो इसलिए आप ये सब नहीं करेंगे। ब्रांड की समझ बहुत बड़ी समझ है। तो कई बार हो सकता है कि हमारे लिमिटेशन हो उसको समझने में, हमें अगेन उसको फॉलो करना है। फॉलो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे फौज में होता है ना, किसी भी कहे हुए काम को तुरंत कर दीजिए बिना क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अगर फौज में क्वेश्चन होने लग गया तो बड़ा क्योस हो जाएगा। वहां पे जो है, जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो बना रहे हैं। जवान का काम है जैसी बस को जो बताया जाए, फायर मतलब फायर, वो ये नहीं सोच सकता वहां पे कि मैं करूं नहीं करूं, क्या करूं, कहां से करूं, नहीं, राइट। तो फॉलो करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर आपके अंदर नहीं है वो, तो फिर ये बिजनेस शायद आप ना करें। एसोसिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो है साथ में छोले कुलचे भी अंदर बिक रहे हैं अलग से खुले में, क्योंकि वो फिर उसके उसके एथोस के साथ नहीं जाता, उसकी वाइब के साथ नहीं जाता, राइट। तो आपको समझना है कि एक एक जो प्रॉपर प्रोसेस है वही फॉलो होनी है यहाँ पे। आपको लगेगा कि अरे इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे ही तो है थोड़ी सी जगह, यहाँ पे ये भी बेच लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, यहाँ भी करते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझना इससे ओवरऑल आपके ब्रांड को कितना डैमेज होगा। तो लोग धीरे धीरे उस जरा से चक्कर में आपके पूरे उस रेस्टोरेंट को ही ना कर देंगे, तो वही चीज़ नहीं होगी। तो कई बार अपनी एक चीज़ है वही ठीक हो जाए, उतना ही बहुत है। ठीक है, मैं थोड़ा ऑपरेशन इस तरह से कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें, ताकि उनके स्टैंडर्डाइजेशन बन रहे हैं। और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी बहुत सारी होती हैं।
दैट मीन्स कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इतने इतने सालों के लिए है और वगैरह वगैरह, आपका राइट नहीं है अननेसेसरी, मतलब ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होगा, ये टर्मिनेट हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये फ्रेंचाइज आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो देखिए आपके पास में कितना पैसा है आपका, आप इसको देखिए, लॉस हो गया तो क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना, आपने 2 करोड़ रुपये लगाया, हो सकता है लॉस हो गया, डूब सकता है, ठीक है। आप अपने पार्टनर्स के साथ में फ्रेंचाइज खरीदना, अकेले खरीद रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग आपको कहाँ से चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, ठीक है, आपके पास में सेविंग्स हैं या कुछ और करना है, कुछ उतना टाइम आप काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे जब तक ये प्रॉफिटेबल होगा, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है फ्रेंचाइज जब ले लेंगे, तो वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी, आपका पैशन और वो फ्रेंचाइज वो मैच करता है कि नहीं करता। देखिए अगर आपका पैशन फूड का है ऑलरेडी, आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो कोई फूड की फ्रेंचाइज आपको जम जाएगी कि भाई मैं इतनी मेहनत करता, सब कुछ करता, फिर मैं कुछ पहुंचूं उसके बाद भी रिस्क बहुत हाई है, इससे तो मैं फ्रेंचाइज ले लूं, मेरे ऑपरेशन डे 1 से शुरू हो जाते हैं, बहुत बढ़िया हो जाता है, और मेरा यही तो एक सपना था ना कि मैं लोगों को सर्व करूं फूड के साथ में। तो अगर इस तरह से आपका मैच हो जाता है, जो फ्रेंचाइज जो कह रहा है वो वैल्यूज देखिए, मैच होना बहुत जरूरी है। नहीं तो थोड़ी सी आगे जा करके एक थोड़ा सा एक एक मनमुटाव, या कह लीजिए आपको लगेगा यार मैं इस तरह से नहीं करना चाहता, ये नहीं वो नहीं, फिर आप मानसिक आपकी स्थिति उस तरह से नहीं होगी, आप उतने एनर्जाइज नहीं होंगे। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए हमको। शॉर्ट टर्म में कई बार हम ऐसी नौकरी पकड़ लेते हैं जो हमारा मन नहीं करता है, फिर हम दुखी होते हैं उसमें। ऐसा मत कीजिए। अगर आपने किसी फाइनेंशियल इशू के लिए ठीक है कोई ऐसी नौकरी कर भी ली, लेकिन धीरे धीरे आपको होना ये चाहिए कि मैं किसी तरह से भी अपने मन की चीज़ में आ जाऊँ। तो यहाँ तो अपना पैसा लगा रहे हैं आप, तो ऐसे में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वैल्यूज़, आपके ब्रांड की वैल्यूज़, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको एक मैच करें, आपको मज़ा आए कंपनी का विजन देख करके, वो भी आपका विजन होना चाहिए। जितनी गुण, जैसे कहते हैं पथरी मिलाते हैं, तो भी पथरी मिला लीजिए, जो गुण मैच करेंगे तो अच्छी बात है, इतने गुण मैच हों, राइट। ओके। आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कितनी मैनुअल इनकम चाहते हैं, आप सोचते हैं मैं इतना पैसा कमाऊँ लेकिन उतनी उसमें पैसा का स्कोप ही नहीं है, ये सब आपने देखना है, ताकि बाद में आपको जो है कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट ना हो, डिसइल्यूजनमेंट ना हो, आपको चिंता ना हो, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म की चीज़ है देखिए। और क्या आप इसमें और भी सेवरल आउटलेट्स खोलना चाहेंगे, आप ऐसा भी हो सकता है, आप कई जगह फ्रेंचाइज ले सकते हैं उसकी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करें, सिलेक्ट करने के लिए देखिए लॉज तो इंडिया में भी हैं, बहुत सारे हैं, और कई सारे लॉज हैं, इनफैक्ट तो प्रोविजंस भी होते हैं। लीगल साइड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई वो उसमें कोई ये लीगलिटीज आपको देखिए, ये हम अभी तो आप क्या समझेंगे इस चीज़ को नहीं समझ सकते ज़्यादा। पर जब आप फ्रेंचाइज में जाते हैं, जब किसी से बात करते हैं, तो जैसे फ्रेंचाइज इंडिया करके एक वेबसाइट है, उनका काम ही यही है कि अगर आप फ्रेंचाइज चाहते हैं तो सारी की सारी आपको, वो एक तरह से बीच में वो डिवाइस है, एक कंसल्टेंट की तरह है कि जो आपको हेल्प करते हैं कि कौन सा बिजनेस आप करें, तो आपको बेस्ट फ्रेंचाइज देते हैं। जैसे आप खुद से रिसर्च करते हैं, तो ये भी पेन था मार्केट में। अब मैंने आपको बताया हमेशा कि जब कोई पेन होता है तो वहीं बिजनेस आ जाता है। तो फ्रेंचाइज इंडिया के जो फाउंडर्स होंगे उन्होंने सोचा होगा कि यार इतनी मुश्किल होती है, लोग ढूंढते रहते हैं कौन सा फ्रेंचाइज अच्छा है, क्या है, रिसर्च कैसे करें, कितने पैसे लगेंगे, क्वेश्चन इस चक्कर में लोग कर नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा क्यों ना हम यही कंपनी खोल दें कि जो बताए लोगों को और उनको हेल्प कर दें। तो फ्रेंचाइज इंडिया का काम ही यही है। बहुत अच्छा काम है उनका, तो आप जाके देखिएगा। और आपको हो सकता है उनके कंसल्टेंट जो है मिनिमम फीस में बता दें कि किस तरह से क्या होता है, और आप फिर जो है वहाँ से फ्रेंचाइज ले सकते हैं। तो वहाँ पे सब ये लीगल वगैरह सबकी प्रेजेंटेशन हो जाती हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये लीगलिटी थी, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आई होप कि मैंने इसको एक इस तरह से ओवरव्यू डील कर लिया है कि आपको इसमें एक समझ आ गई है। देखिए आप उसमें मास्टर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि क्या राइट तरह से हमें अप्रोच करना है, क्या मेरे लिए ठीक है। तो आई होप ये सेशन ज़रूर बेनिफिशियल होगा। दीपक जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विकास सर, एंड लिटरली अगेन वन ऑफ द ग्रेट सेशन, और इतने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स एक्चुअली दिमाग में रह जाते हैं सर। मतलब मैं जब अटेंड कर रहा होता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि सारी नॉलेज हो सबको। आपका सेशन अटेंड करते करते, आपका सेशन ऑर्गेनाइज करते करते बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो सीखने को मिल जाती है। वैसे ही लोगों ने बहुत अच्छा सबने सीखा और सबने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। एंड लेकिन कुछ लोगों के सवाल भी थे। सवाल, सबसे पहला सवाल ये है कि मेरे को ना किस टाइप की फ्रेंचाइजी चूज करनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए, मतलब मैं कैसी फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ। देखिए टाइप में यही है कि उसमें सबसे पहले आपको अपने गोल्स, अपनी एस्पिरेशन, आपका पैशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो कोई काम मत कीजिए, आप जिंदगी भर किचन में घुसे नहीं यार, आपको लग रहा है अरे बहुत खाना बिकता है चलो मैं ले लूँ, तो ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं एक इंसान का मैजिक जब होता है ना, वो तभी मैजिक क्रिएट होता है, ताली दोनों हाथों से बजती है। वो चाहे जितना, जैसे कपड़े ही हैं फैशन में फॉर एग्जाम्पल, वो कपड़े बहुत अच्छे हैं, कपड़े में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी पे बहुत अच्छे लगते हैं, कोई उसे पहन के जोकर लगता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है।
आपकी पर्सनालिटी और वो बिजनेस की पर्सनालिटी जब मैच करते हैं ना, वहाँ मैजिक होता है। तो आपका पैशन, आपका आपका जो पूरी की पूरी पूरी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करनी चाहिए, आपका एंथुजियाज्म, क्योंकि ये सब नहीं होगा तो बिजनेस मुश्किल है। जब मुश्किल होता है तो हम मुश्किलों से कैसे निकलते हैं? जब हम जैसे अपने बच्चे पे ऊपर कोई मुश्किल आए तो आप सब कुछ कर डालेंगे ना, क्योंकि आपका इतना बेइंतहा प्यार है उसके साथ में। वही प्यार अगर है, वही पैशन है, तब आप उन मुश्किलों से निकल जाएंगे। तो वैल्यूज आपकी और बिजनेस के मैच करने चाहिए, आपके पैशन मैच करना चाहिए। सर दूसरा सवाल ये था, ये तो क्लियर हुआ। दूसरा सवाल ये था कि फ्रेंचाइजी लेने शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस है, मैं सक्सेस हो जाऊंगा उसमें शॉर्ट शॉर्टली? श्योर, रिस्क एलिमेंट है इसमें, और आपको इसको सक्सेस बनाना है ना, आपको इसको सक्सेस बनाना है। बस ये फर्क है इसमें कि ये एक प्रूवन चीज है कि एक जगह सक्सेसफुल हो चुकी है, दो जगह सक्सेसफुल हो चुकी है, 50 जगह सक्सेसफुल हो चुकी है, तो पूरे चांसेस हैं कि आपके पास भी सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उस तरह से नहीं चला रहे हैं कि नहीं जैसे कि चलना चाहिए, आप वो सारी बातें फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल उस पर डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर ये चीज़ जो है ज़रूरी नहीं कि सक्सेस हो। तो ऐसा श्योर शॉट नहीं है, बिल्कुल नहीं है श्योर शॉट। आप उसको श्योर शॉट बनाते हैं तो वहीं से आपकी चॉइस कैसी है बिजनेस की वो, और फिर साथ में आपने उसको पूरी चीज़ों को फॉलो किया। ओके सर, एक और सवाल ये था कि मैं क्या फ्री हो जाऊंगा इससे? मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस डे टू डे ऑपरेशंस और काफी चीजें होती है, सीआरएम को मेंटेन करना, गल्ले पे बैठे रहना, ये सारी चीजें, बहुत सारा चीजें होती है, तो यहाँ पे क्या मैं इससे फ्री होके रहूंगा क्योंकि सिस्टम वगैरह सब बना हुआ रहेगा? अब देखिए ये फ्रीडम, हाँ आपको ऐसी फ्रीडम तो जरूर मिल जाएगी कि आपको दुकान में नहीं खड़ा होना। अगर मैं मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइज ओनर हूँ तो मुझे वहाँ खड़ो के बर्गर नहीं बेचने, इतना तो आप जरूर फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल ही मैं मेंटली फ्री हो गया हूँ, अब ये पैसे छापने की मशीन लग गई है मेरे पास में करूँ, तो नहीं हो पाएगा। आप फिजिकली फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए आप कहीं भी जाइए, आप जाके लंदन घूमिए वहाँ पे आईफिल टावर के नीचे बैठ के, लेकिन अपने बिजनेस के बारे में तो सोचेंगे ना, कैसे मैं इसको ग्रो करूँ, सही लोग मैं ला पा रहा हूँ नहीं ला पा रहा हूँ, क्या करना है मुझे, मैं अपनी टीम को कैसे गाइड करूँ। तो ये मेंटली तो आपको देखिए उस इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, आपको फिजिकली भी जा जाके मिलना है। देखिए अगर आप किसी को आप आज की डेट में आप मान के चलिए जैसे बर्थडे होता है, हम व्हाट्सएप पे ही केक भेज देते हैं, नमस्कार कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे हो गया। लेकिन आप किसी के घर जाके देखिए, और तीन चीजें जो आपने की है ना, लाइक लव, उसको गले भी लगाइए, केक भी दीजिए, फूल भी दीजिए, घर जाके आप देखेंगे क्या इंसान और आप में क्या रिलेशनशिप, क्या बॉन्डिंग हो जाती है, क्या मजा आएगा उस चीज का। तो वो आप कर देंगे आप, तो आपका आपका बिजनेस, आप ही का बिजनेस है, वही ग्रो होगा। आप दूर दूर से हाय हेलो करेंगे तो फिर दूर दूर का रिलेशन होगा। लेकिन आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो टीम को एक पावर रहती है कि यार कोई है हमारे पास में, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हम वी आर टेकन केयर ऑफ, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस कमाल की होती है ये। सर एक और सवाल था कि जैसे हम देखते हैं, किसी ने सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि फ्रेंचाइजी ना एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे भी होती है। जैसे अगर मैं दिल्ली में आज कनॉट प्लेस जाता हूँ तो कनॉट प्लेस में आपको मैकडी भी मिल जाएगा, आपको बर्गर किंग भी मिल जाएगा। तो क्या ऐसे अगर मैं क्लोथ्स की भी फ्रेंचाइजी लेता हूँ तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए उसकी, या मैं कहीं पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ उसको? देखिए रिटेल का एक ही नियम है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। मतलब ये कि रिटेल स्टोर है, रिटेल स्टोर अगर है तो कब उसमें सामान बिकेगा, जब लोग आपके अंदर दुकान में आएंगे। जब दुकान में कब आएंगे, जब मार्केट में घूम रहे होंगे। तो मार्केट में कब घूम रहे होंगे कि ऐसी जगह हो जो कमाल की जगह हो, जहाँ लोगों का मन करता है। इसीलिए सीपी जो एक एरिया है वो इतना बढ़िया बनाया है अंग्रेजों ने उस टाइम से, जो इतना उसमें प्यारा तरह से घूमने का मजा आता है, तो सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं। इसीलिए वहाँ पे ब्रांड बहुत आसान है ना भाई, जब लोग एक जगह पे हैं और सारे ब्रांड्स हैं तो सब सब फायदे में रहते हैं। तो यस, रिटेल लोकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जगह पर ट्रैफिक हो, बहुत सारा ट्रैफिक, मतलब कि जो कस्टमर्स फुटफॉल्स बहुत सारा हो कि लोग आए। तो जितने ज्यादा लोग होंगे बिजनेस के लिए बढ़िया। तो इसलिए रिटेल में तो बहुत जरूरी है। आप ऐसी जगह मॉल नहीं खोल सकते जहाँ पे कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कोई अंदर ही नहीं आएगा दुकान में, आएगा नहीं तो खरीदेगा क्या। तो 1000 लोग आपकी दुकान में आते हैं तो जाके 200-300 का समझ में आता है, तो 10 चीजें बिकती हैं। इतना फुटफॉल आपके पास में होना चाहिए। इसलिए यही वजह है कि ये ऐसे इलाके जो हैं, सब सारा कंसंट्रेशन नोएडा और दिल्ली और एनसीआर में इसलिए भी है क्योंकि इतने लोग हैं भाई, 2.5 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, सोच के चलिए दिल्ली एनसीआर में। तो 2.5 करोड़ लोग, तो लोग हैं, तो इसीलिए सब कुछ चीजें हैं। ओके, ग्रेट सर, मेरे सारे डाउट्स क्लियर और ऑडियंस के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए इन सब चीज़ों के साथ। तो आज का सेशन यहीं तक था। आज हमने फ्रेंचाइजी के बारे में सीखा। अब अगला एक और टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए, बहुत शानदार टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक जो आपके बिजनेस एक्यूमेन पे ना बहुत अच्छी नॉलेज बिल्ड करेगा। सो तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, सब खुश रहें। तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, अगले संडे को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ड्राइव सेफ, सर ने एग्जाम्पल दिया था, एंड यूज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।